तो हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले तक हम जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स, इसका हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने जो हेलो एल्केन्स को किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से उनके जो फॉर्मेशन की रिएक्शन होती है, किस प्रकार से उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, किस प्रकार से उनके भौतिक गुण होते हैं, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद जो चैप्टर के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को। तो पहले तक हम क्या-क्या पढ़ चुके थे? देखिए, जो हैलोजेंस की रिएक्शंस हैं, हैलोजन विनिमय वगैरह, ये सारी की सारी रिएक्शंस हम पढ़ चुके थे। इनके भौतिक गुण पढ़ चुके थे, क्वथनांक, गलनांक, गलनांक किस प्रकार से डिपेंडेंट होते हैं, विलेयता पढ़ चुके थे इनकी। उसके अलावा इनकी रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़ चुके थे, जिसमें आप SN1 प्रकार की अभिक्रियाएं और SN2 प्रकार की अभिक्रिया हम पढ़ चुके थे। किस प्रकार से उनका जो मैकेनिज्म होता है, वो भी हम पूरा की पूरा पढ़ चुके थे। और हमने SN1 और SN2 के अंदर एक चीज देखी थी, वो थी आपकी क्या हो जाता है कि इसका जो क्या होता है, विन्यास का प्रतिलोमन हो जाता है। तो प्रतिलोमन के बाद में हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं वो है आपके कायरलता। कायरलता क्या होती है? जो आपके रासायनिक जो कार्बन की जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उसके आधार पर इसकी जो क्या होती है, जो समाव्यवस्था होती है, वो किस प्रकार से होती है, उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इस तथ्य को समझने के लिए यहाँ पर हमने कुछ पढ़ा था कि इस तथ्य को समझने के लिए हमें कुछ मूलभूत त्रिविमीय रासायनिक सिद्धांतों तथा प्रतीकों जैसे कि ध्रुवण घूर्णकता, कायरलता, धारण, प्रतिलोमन तथा रैसमीकरण आदि को सीखना होगा। तो हमें ये सब चीजें सीखनी थी। तो सीखने के लिए हम आज पार्ट वीडियो के जो पार्ट 2 उसमें हम ये सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या रखा है आपको कि समतल ध्रुवित प्रकाश एवं ध्रुवण घूर्णकता। तो समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, ध्रुवण घूर्णकता क्या होती है, तो चलिए ये हम पढ़ने वाले हैं। तो समतल ध्रुवित प्रकाश और ध्रुवण घूर्णकता के बारे में देखिए, आपको बोला है कि कुछ यौगिकों के विलयन में से समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारे जाने पर, जो कि सामान्य प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारने पर प्राप्त होता है, इसे घूर्णित कर देते हैं। इस प्रकार के यौगिकों को हम ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं। किसको कहा जाता है, एक बार और देखिए कि कुछ यौगिकों के विलयन में से समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारे जाने पर क्या हो जाता है, वो इसे घूर्णित कर देता है, यानी कि इसको घुमा देता है, एक फिक्स एंगल से घुमा देता है। उस कोण को जिस पर समतल ध्रुवित प्रकाश घूर्णित हो जाता है, ध्रुवणमापी नामक उपकरण के द्वारा मापा जा सकता है। यदि यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमा देता है, अर्थात घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देता है, तो उसे दक्षिण ध्रुवक घूर्णक कहते हैं। ग्रीक में दाहिनी ओर घूर्णन को अथवा द्विरूप में कहते हैं। तथा देखिए, इसको ग्रीक भाषा के हिसाब से कहा जाता है। देखिए, एक एक डिवाइस होता है आपके पास कुछ इस प्रकार से, उसमें से क्या किया जाता है, लाइट को इस प्रकार से गुजारा जाता है। लाइट गुजरने के बाद क्या होती है, ये एक फिक्स कोण पर घूम जाती है, और जो कोण होता है उसको बोला जाता है आपके घूर्णन कोण। ये जो कोण होता है थीटा, इसको बोला जाता है घूर्णन कोण। और जो प्रकाश आपको प्राप्त होता है, यहाँ पर जो प्रकाश प्राप्त हो रहा है, उसको कहा जाता है आपके समतल ध्रुवित प्रकाश। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है। और अगर इसको दाईं ओर घुमाएगा तो उस प्रकार के प्रकाश को कहा जाएगा डी प्रकाश, और जो एल घुमाएगा उसको, जो बाईं ओर घुमाया जाएगा उसको कहा जाएगा के एल। जो दाईं ओर घुमाएगा उसको देखिए जाता है इसे घूर्णन कोण से पूर्व धनात्मक प्लस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि प्रकाश बाईं ओर घूर्णित होता है, अर्थात घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, तो यौगिक को आप वाम ध्रुवण घूर्णक अथवा एल रूप कहते हैं। तथा घूर्णन कोण से पूर्व ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं। इस प्रकार के प्लस तथा माइनस समावयवियों को ध्रुवण समावयवी कहते हैं, तथा इस परिघटना को ध्रुवण समावयवता कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप एक चीज समझ पाए हैं, क्या चीज समझ पाए? देखिए, ऐसे कहा गया है कि आपके सामने मान लीजिए कोई क्या है, यौगिक है, यौगिक के अंदर से आप जाएंगे, प्रकाश गुजरने पर क्या होता है, ये एक फिक्स कोण पर घूम जाता है। उस कोण को कहा जाता है आपके थीटा, जिसको बोला जाता है आपके घूर्णन कोण। घूर्णन कोण क्या होता है, प्रकाश या तो आपके दाईं ओर घूमेगा तो उसको डी से व्यक्त किया जाता है, यानी कि प्लस। और यदि बाईं ओर घुमाएगा तो इसको बोला जाएगा एल या फिर माइनस। तो इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं, जो प्रकाश को जो घुमा देते हैं, उनको कहा जाता है आपके, क्या कहा जाता है, ध्रुवण समावयवी। और इस जो परिघटना होती है, इसको कहा जाता है आपके ध्रुवण समावयवता, इसको हम कहते हैं। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे बोला गया है कि विलियम निकोल समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न, देखिए विलियम निकोल नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया था, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने वाला पहला प्रिज्म बनाया था। एक बार इसको रीडिंग के लिए हम पढ़ लेते हैं। वैसे जनरली क्वेश्चन यहाँ से आता नहीं है, लेकिन कभी आ जाए तो। और आगे बोला है कि जैक्सो हेंड्रिक्स वॉन हॉफ ने विलियनों पर अपने कार्य के लिए रसायनों का प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो आप लोग जानते हैं आई बॉन्ड टॉप गुणांक, जिसको हम विलियन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, वो इसी साइंटिस्ट ने दिया था। एक बार जानकारी के लिए हमने ऐसे ही पढ़ लिया। तो आगे पढ़ते हैं आपकी आणविक असममितता, कायरलता एवं प्रतिबिंब रूप क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे असममितता, आप जानते हैं नाम में ही पता लग रहा है। सेकंड है कायरलता, कायरलता पहली बार आप सुन रहे हैं। सेकंड है प्रतिबिंब रूप, प्रतिबिंब आप सब लोग जानते हैं, दर्पण में अपनी फोटो देखते हैं, वो प्रतिबिंब है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोला है कि लुईस पाश्चर 1848 के इस प्रेक्षण ने आधुनिक त्रिविम रसायन की आधारशिला रखी कि कुछ यौगिकों के क्रिस्टल दर्पण प्रतिबिंब रूपों में पाए जाते हैं, और उन्होंने प्रदर्शित किया कि दोनों प्रकार के क्रिस्टलों के जलीय विलयन समान परिमाण समान सांद्रता के विलयन के लिए किंतु विपरीत दिशा में ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करते हैं। तथा उनको विश्वास था कि ध्रुवण घूर्णन में यंत्र दोनों प्रकार के क्रिस्टलों में परमाणुओं की तीनों विमाओं में भिन्न व्यवस्था यानी विन्यास से संबंधित होता है।
तो यहाँ पर लुईस पास्चर थे, उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने कहा कि 2 प्रकार के विलेन पाए जा रहे हैं, तो और वो क्या कर रहे हैं, प्रकाश को अलग-अलग तरीके से घुमा रहे हैं, तो इसके आधार पर उन्होंने कहा कि इनका जो 3D में विन्यास होता है ना, वो अलग-अलग है, यहाँ पर यही कहा जा रहा है। डच वैज्ञानिक जे वॉन टॉक तथा फ्रांसीसी वैज्ञानिक ले बेल ने उसी वर्ष 1874 में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए तर्क दिया कि केंद्रीय कार्बन परमाणु के चारों ओर समूह यानी कि संयोजकताओं की त्रिविम व्यवस्था चतुष्फलकीय होती है, ये तो हम अभी जानते भी हैं। और यदि कार्बन परमाणु से जुड़े सभी प्रतिस्थापी भिन्न हो तो ऐसे कार्बन परमाणु को असममित कार्बन तथा अथवा त्रिविम केंद्र कहते हैं। परमाणु अणु की त्रिविम सममितता भंग हो जाती है तथा इसे असममित अणु कहते हैं। और अणु की असममितता इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों में ध्रुवण घूर्णन की उत्तरदायी होती है। तो अब इसको मॉडर्न जो साइंस में कुछ इस प्रकार से कहा जाता है कि यदि कार्बन है तो कार्बन से जुड़ने वाली जो चारों की चारों संयोजकताएं अगर अलग अलग होना तो इस प्रकार के कार्बन को कहा जाता है आपके प्रकाशिक सक्रिय कार्बन, जिसको स्टार से व्यक्त किया जाता है। और इस प्रकार का कार्बन क्या करता है, आपके प्रकाशिक समव्यवस्था दर्शाता है, यही यहाँ पर कहा जा रहा है। इन्होंने कहा और एक और कहा कि इसको कहा कि ये अणु क्या हो जाता है, असममित हो जाता है, तो इस प्रकार का अणु को कहा जाता है असममितता। असममितता इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों में ध्रुवण घूर्णन के लिए उत्तरदायी होती है। सेकंड बोला है कि सम्मितता तथा असम्मितता हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं में भी देखने को मिलती है। तो हम जानते हैं सम्मित और असम्मितता क्या होती है। देखिए गोले, घन, शंकु, ग्लोब आदि सभी के दर्पण प्रतिबिंब उनके समान होते हैं। जिनके दर्पण प्रतिबिंब उनके समान होंगे वो कहलाते हैं आपके सम्मित। तथा ये दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित किए जा सकते हैं तथा बहुत सी वस्तुएं अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होती। उदाहरण के तौर पर आपका बायां तथा दायां हाथ समान दिखाई देता है, लेकिन यदि आप अपने बाएं हाथ को दाहिने हाथ पर उसी समतल में ले जाते हुए रखें तो दोनों एक दूसरे को ठीक ठीक नहीं ढकते। वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होती दोनों हाथों के समान, उसको कायरल कहलाती हैं। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, यू हैव टू रिमेंबर इट। यहाँ पर बोला जा रहा है कि वे वस्तुएं जो अपने क्या होती हैं दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, आपके कायरल वस्तुएं कहलाती हैं। तो कायरल वस्तुओं के उदाहरण आप देख सकते हैं क्या क्या है। तो आपके हैंड है, आपके दोनों हाथ, योर फुट, आपके दोनों पैर, ये देखिए ये ग्लास, ये आपके, ये तो क्या है आपके एक कायरल वस्तुएं, ये क्या हो जाती हैं आपके अध्यारोपित या फिर दर्पण प्रतिबिंब है। लेकिन कायरल वस्तुएं क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होती हैं। अगर आप उसी को उसी के ऊपर रखोगे तो वो समान जैसे नहीं होते। और आगे बोलना है कि तथा वे वस्तुएं जो कि अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाती हैं एक कायरल कहलाती हैं। तो आप समझ पाए कायरल क्या होता है, एक कायरल क्या होता है। तो जनरली यहाँ पर ये डेफिनेशंस बोर्ड्स परीक्षाओं में पूछी जाती है। कभी कभी इससे जुड़ी हुई एग्जांपल्स आ जाते हैं कि निम्न में से कायरल वस्तुएं कौन कौन सी हैं। आगे बोला है कि उपरोक्त आणविक कार्यलता के इस परीक्षण को कार्बनिक अणु तथा उनके दर्पण प्रतिबिंब के मॉडल बनाकर अथवा त्रिविमीय संरचना का आरेख बनाकर एवं उसे कल्पना में प्रतिबिंब पर अध्यारोपित करके किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य कई सहायक हैं जो हमें कार्य अणु की पहचान करने में मदद करते हैं। उनमें से एक सहायक असम्मित कार्बन परमाणु की उपस्थिति है। तो जो इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं वो क्या है कि असम्मित कार्बन परमाणु की उपस्थिति है। आइए हम दो साधारण अणुओं प्रोपेन 2 एवं ब्यूटेन 2 तथा उनके दर्पण प्रतिबिंब रूपों पर विचार करें। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दे रखा है इधर देखेंगे आप। यहाँ पर एक तो आपके प्रोपेन 2 और एक है आपके ब्यूटेन 2। तो प्रोपेन देखिए मैथ एथ और प्रोपेन 2 कुछ इस प्रकार से रहता है। तो यहाँ पर क्या रहता है, हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। आप देखेंगे ये कार्बन अलग, ये हाइड्रोजन अलग, ये कार्बन अलग, ये OH अलग। तो ये क्या है, जो पूरा की पूरा जो अणु है क्या हो जाएगा, प्रकाशिक सक्रिय, क्योंकि चारों की चारों समूह अलग है। आगे बोला एक बोला है आपको ब्यूटेन 2। तो मैथ एथ प्रोप और ब्यूटेन 2 तो ऑल यहाँ पर लगा देंगे OH और यहाँ पर जाएगा आपके H। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन क्या सेम है। सेम होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, प्रकाश एक सम्मित नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा यहाँ से कट जाएगा कुछ इस प्रकार से, इसमें प्रकाश समव्यवस्था पाई जाएगी। लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो ये क्या है, एथेन है, ये मेथेन है, ये OH है और ये H है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसमें चारों की चारों ग्रुप क्या है, अलग अलग जुड़े हुए हैं। इस आधार पर ये क्या हो जाएगा, प्रकाशिक सक्रिय हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये रहा आपके OH, ये CH3 ये H, ये CH3 OH। तो जब आप देखेंगे देखिए क्या के प्रतिबिंब रूप क्या को 180 डिग्री घुमान पर प्राप्त होता है, जिसे क्या पर अध्यारोपित कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि आप जो ये प्रतिबिंब है ना इनको एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित कर सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं जैसा कि आप स्पष्टता देख सकते हैं कि प्रोपेन 2 में असम्मित कार्बन परमाणु नहीं है, क्योंकि चतुष्फलकीय कार्बन परमाणु से जुड़े चारों समूह समान नहीं आते। ये एक कायरल परमाणु है, क्योंकि इसमें क्या है, चारों कार्बन परमाणु अलग, जो कार्बन परमाणु से जुड़े हुए चारों की चारों समूह है वो क्या है, अलग अलग नहीं है। यहाँ पर ये दो मेथेन ग्रुप क्या है, सेम होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, एक कायरल परमाणु हो जाएगा, ना कि कायरल। लेकिन जब आप देखेंगे ब्यूटेन 2 में तो ये है आपके मेथिल, ये आपके एथिल, ये हाइड्रोजन और ये OH, चारों की चारों समूह अलग अलग हैं। तो ये जो कार्बन हो जाएगा वो प्रकाशिक सक्रिय हो जाएगा। प्रकाशिक सक्रिय होने की वजह से क्या होगा, ये कार्यलता दिखाएगा। देखिए गह के प्रतिबिंब रूप छह को 180 डिग्री घुमाने पर 6 प्राप्त होता है, जो गह पर अध्यारोपित नहीं होता। आप इसको 180 डिग्री घुमा ली, 180 डिग्री घुमाने पर क्या करते हैं, जो बैज होता है वो डैश हो जाता है, डैश बैज हो जाता है।
तो आप देख सकते हैं जो CH3 को इस प्रकार से घुमा देंगे तो कुछ इस प्रकार से जो पहले C2H5 क्या था, देखिए यहाँ पर क्या था, बेज था, अब ये क्या हो गया, डैश हो गया। ये क्या था आपके यहाँ पर, डैश था, अब ये क्या हो गया, बेज हो गया। देखिए एक कार्यल अणु एवं उसका दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सेम हो जाते हैं। ब्यूटेन 2 ऑल में चतुष्फलकीय कार्बन परमाणु से जुड़े चारों समूह भिन्न आते हैं, अपेक्षा के अनुसार ये कायरल है। कायरल अणु के सामान्य उदाहरण जैसे कि 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल ये रहे। और उसके अलावा है ब्रोमो क्लोरो आयोडोमेथेन। देखिए मेथेन एक है, ब्रोमो एक है, क्लोरो और एक है आपके आयोडो, तो ये आ जाएगी ब्रोमो क्लोरो आयोडोमेथेन। चारों की चारों समूह क्या अलग अलग है इसमें देखोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा आपके कायरल। इसके अलावा दे रखा है आपको 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक अम्ल आदि हैं जिन त्रिविम समावेशियों का संबंध परस्पर अध्यारोपित न हो सकने वाले दर्पण प्रतिबिंबों की तरह होता है, उन्हें प्रतिबिंब रूप कहते हैं। क्या बोला गया है कि जिन त्रिविम समावेशियों का संबंध परस्पर अध्यारोपित न हो सकने वाले दर्पण प्रतिबिंबों की तरह होता है, उन्हें प्रतिबिंब रूप कहते हैं, यानी कि जो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते। प्रतिबिंब रूपों के भौतिक गुण जैसे कि गलनांक, क्वथनांक, वरीयता, अपवर्तनांक आदि समान होते हैं। इनमें अंतर केवल समतल ध्रुवित प्रकाश को गुणित करने में होता है। यदि एक प्रतिबिंब रूप दक्षिण ध्रुवक गुणक हो तो दूसरा वाम ध्रुवक गुणक होगा। देखिए आप दर्पण में देखते हैं तो आपको आपका जो राइट हैंड है वो कैसे दिखाई देता है, लेफ्ट हैंड के तौर पर दिखाई देता है। तो अगर एक आपके क्या करेगा, प्रकाश को दाईं ओर घुमाए तो दूसरा प्रकाश को बाईं ओर घुमाएगा, यही यहाँ पर कहा जा रहा है। आगे बोला है कि यद्यपि ध्रुवण गुणन के चिन्ह का अणु के निरपेक्ष विन्यास से कोई आवश्यक संबंध नहीं होता है, तो दो प्रतिबिंब रूपों के समान अनुपात में मिश्रण का ध्रुवण गुणन शून्य होगा, क्योंकि वे एक दूसरे के क्या कर देंगे, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। दो प्रतिबिंब रूपों के समान अनुपात में मिश्रण का ध्रुवण गुणन शून्य होगा, क्योंकि एक समावेशी के द्वारा उत्पन्न गुणन को दूसरा समावेशी निरस्त कर देगा। मान लीजिए मेरे पास एक है मतलब प्लस प्रकार का यौगिक, एक है माइनस प्रकार का, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। प्लस प्रकार का क्या होता है डी, माइनस प्रकार का क्या होता है एल, तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। इस प्रकार के मिश्रण को रैसिमिक मिश्रण अथवा रैसिमिक अंशांतरण कहते हैं। एक रैसिमिक मिश्रण को उसके नाम के पूर्व डीएल अथवा प्लस माइनस पूर्वलंग लगाकर प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के तौर पर प्लस माइनस ब्यूटेन 2 प्रतिबिंब रूप के रैसिमिक मिश्रण में परिवर्तित होने के प्रक्रम को रैसिमीकरण कहते हैं, और ये जो प्रक्रम होता है इसको बोला जाता है रैसिमीकरण। तो अब आप लिख सकते हैं व्हाट इज द रैसिमिक मिश्रण एंड रैसिमीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, आप आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक बार आप इनको करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो हम इनको यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, तो एक बार आप करें, अगर एक बार आप इनको सॉल्व करें, अगर सॉल्व करने के बाद में आपको कोई समस्या आती है तो हम उसके समाधान के लिए आपके यहाँ पर मदद के लिए बैठे हैं। तीसरी प्रक्रिया जिसको बोला जाता है धारण, और इसका जो इंग्लिश वर्ड है वो है आपकी रिटेंशन। देखिए धारण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया अथवा रूपांतरण के समय एक असममित केंद्र की आवंत की त्रिविम विन्यास की अखंडता बनी रहने को विन्यास का धारण कहते हैं। उन्होंने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया अथवा रूपांतरण के समय एक असममित केंद्र की आवंतों की त्रिविम विन्यास की अखंडता बनी रहने को विन्यास का धारण कहते हैं। जब एक रासायनिक स्पीशीज XCABC समान आपेक्षिक विन्यास रखते हुए YCABC में परिवर्तित होती है तो यह एक विन्यासी सहबंध भी होता है। देखिए XABC, तो इसकी जो पोजीशन है ना, यहाँ पर केवल X की जगह Y आ जाएगा। जो पूरे के पूरे ग्रुप है ना, ये वाले A, B और C ये चेंज नहीं होंगे, तो इसको बोला जाता है आपके धारण। सामान्यतः किसी अभिक्रिया के दौरान यदि त्रिविम केंद्र से आबंधित कोई बंध नहीं टूटता है तो उत्पाद में त्रिविम केंद्र के चारों ओर समूह का वही विन्यास रहता है जैसा कि अभिक्रिया में था। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, X को हटा दो, Y को जोड़ दो और इनके साथ में कोई चेंज मत करो, तो ये अभिक्रिया हो जाएगी आपके धारण। ऐसी अभिक्रिया विन्यास के धारण के साथ संपन्न होती है। उदाहरण के लिए उस अभिक्रिया पर विचार कर सकें जिसमें -2 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल को सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो आपको बोला है -2 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल, तो मैथ एथ प्रोप ब्यूट, मैथ एथ, देखिए यहाँ पर माइनस क्यों दे रखा है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, जो प्रकाश को क्या करता है बाईं ओर घुमाता है। तो 2 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल, 2 पर मेथिल है ब्यूटेन 1 ऑल, तो ये 2 पर मेथिल, ये 1 पर ऑल है। जब इसको तोड़ा जाता है और इसमें क्लोरीन जुड़ी जाती है तो क्या होता है, यहाँ से ये टूट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इधर चल जाएगा, Cl यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए Cl यहाँ पर आ गया, ये OH यहाँ पर आ गया, जल बना लिया, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, धारण हो जाएगा। तो अब आशा करता हूँ आप समझ पाएंगे धारण क्या होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके प्रतिलोमन, धारण तथा रश्मीकरण क्या होता है। देखिए एक असममित कार्बन परमाणु पर किसी अभिक्रिया के 3 प्रकार के परिणाम होते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया में Y के द्वारा X समूह के प्रतिस्थापित होने पर विचार कीजिए। प्रतिस्थापन विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, Y क्या करेगा, आपके X को Y की जगह पर आ जाएगा X। तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से K प्लस K मिल करके बना रहे हैं, K प्लस K। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, X भी मिल रहा है, Y भी मिल रहा है, दोनों मिल रहे हैं।
यदि केवल यौगिक क्या प्राप्त होता है तो इसे विन्यास का धारण कहते हैं। यदि केवल यौगिक क्या प्राप्त होता है तो इसे विन्यास का प्रतिलोमन कहते हैं। देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पर तो क्या हो रहा है, विन्यास का धारण हो रहा है यदि यौगिक क्या प्राप्त होगा, और अगर यौगिक क्या भी प्राप्त हो रहा है तो इसको बोला जाता है विन्यास का प्रतिलोमन। लेकिन यहाँ पर तो हमको दोनों प्राप्त हो रहे हैं। यदि दोनों यौगिकों का मिश्रण 50-50 के अनुपात में प्राप्त होता है तो इस प्रक्रिया को रेशमीकरण कहते हैं, तथा उत्पाद ध्रुवण गुणक नहीं होगा क्योंकि एक समावेशी प्रकाश को दूसरे के विपरीत दिशा में गुणित करेगा। अब आपको बोला गया कि आइए अब हम SN1 में SN2 क्रिया विधि को ध्रुवण गुणक एल्किल हैलाइड लेकर पुनरावलोकन करें। ध्रुवण गुणक एल्किल हैलाइडों में SN2 क्रिया विधि द्वारा प्राप्त उत्पाद का विन्यास सभी क्रिया की तुलना में प्रतिलोम होगा। हम पहले ये पढ़ चुके हैं। ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि नाविक रागी जिस दिशा में हैलोजन परमाणु से जुड़ा है उसके विपरीत दिशा में जुड़ता है। जब -2 ब्रोमो ऑक्टेन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो प्लस ऑक्टेन 2 ऑल बनता है, जिसमें OH समूह ब्रोमाइड के विपरीत स्थिति पर स्थान ग्रहण करता है। तो यहाँ पर बोला है -2 ब्रोमो ऑक्टेन, ये रहा आपके -2 ब्रोमो ऑक्टेन। तो क्या होता है यहाँ पर Br क्या है, देखिए आप Br कुछ इस तरफ है, तो यहाँ पर देखिए जो क्या हो जाएगा, इसका जो विन्यास का क्या हो जाता है, प्रतिलोमन हो जाता है। तो आप देखेंगे ये इसका जो विन्यास है वो उल्टा हो जाता है। अतः ध्रुवण गुणक हैलाइडों में SN2 अभिक्रिया विन्यास के प्रतिलोमन के साथ संपन्न होती है। ध्रुवण गुणक एल्किल हैलाइडों के लिए SN1 अभिक्रिया रेशमीकरण के साथ संपन्न होती है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए SN2 अभिक्रिया होगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, विन्यास का प्रतिलोमन, और अगर SN1 रिएक्शन होगी तो SN1 रिएक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, रेशमीकरण हो जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्या होता है? तो हम देखते हैं क्या होता है। वास्तव में धीमे चरण में बना कार्बोकैटायन sp2 संकरित होने के कारण समतलीय हो जाता है, यानी कि एक कायरल। नाविक रागी के दोनों दिशाओं से आक्रमण के फलस्वरूप उत्पाद में ऐसा मिश्रण प्राप्त होता है जिसमें एक का वही विन्यास OH उसी स्थिति पर जुड़ता है जहां हैलाइड आयन था, तथा दूसरे का विपरीत विन्यास OH हैलाइड आयन के विपरीत, तथा इसे ध्रुवण गुणक 2 ब्रोमो ब्यूटेन के जल अपघटन द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जिससे कि प्लस माइनस ब्यूटेन 2 ऑल का विरचन होता है। तो आपको बोला है कि SN1 के अंदर आपको रेशमीकरण क्यों प्राप्त होता है, तो उसका रीजन ये होता है। देखिए क्या होता है, एक बार तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्बोकैटायन बन जाएगा। कार्बोकैटायन क्या होता है, आपके समतलीय। जैसे ये समतलीय हो जाता है तो एक तो क्या हो जाएगा, उसमें उसी दिशा से जुड़ जाएगा, एक जुड़ जाएगा विपरीत दिशा से। दोनों के जो उत्पाद हो जाएंगे वो बन जाएंगे समान मात्रा में। देखिए यहाँ पर एक तो बनता है आपके माइनस ब्यूटेन 2 ऑल और यहाँ बनता है प्लस ब्यूटेन 2 ऑल। ये तो बना आपके कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन पर OH क्या करता है, एक तो इस तरफ से अटैक कर सकता है, यहाँ पर जुड़ सकता है, या फिर एक क्या कर सकता है, यहाँ पर जुड़ सकता है। तो यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि जब आपके समतलीय हो जाता है कोई भी जो कंपाउंड होता है, समतलीय होने का मतलब है वो एक ही तल में आ गए सारे के सारे जो बंद हैं, तो उस पर कहीं पे भी अटैक किया जा सकता है। दोनों तरफ से अटैक होने की वजह से दोनों प्रकार के जो क्या होते हैं आपके उत्पाद बनते हैं, और दोनों उत्पाद क्या होते हैं, समान मात्रा में बनते हैं, जिससे क्या हो जाता है, रेशमीकरण हो जाता है। एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। सेकंड है विलोपन अभिक्रिया। तो अब हम पढ़ेंगे विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया क्या होती है, देखिए जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हैलोजन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अल्कोहली विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु तथा अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु का विलोपन होता है। इसके परिणाम स्वरूप एक एल्कीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। चूंकि विलोपन अभिक्रिया में बीटा हाइड्रोजन परमाणु सम्मिलित होता है तथा इसे सामान्यतः बीटा विलोपन भी कहते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है। तो अल्फा और बीटा क्या होता है, देखिए अल्फा होता है जो भी कार्बन की, देखिए जहां पर आपके जो हैलोजन जुड़ा रहेगा उसके जस्ट पास वाला कार्बन होता है उसको कहा जाता है अल्फा, और उसके बाद वाले को कहा जाता है बीटा। तो देखेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, बीटा समूह से क्या हो जाएगा, यहाँ से जुड़ जाएगी आपके हाइड्रोजन हट जाती है, और यहाँ से आपके क्या हो जाता है, हैलोजन हो जाती है। तो यहाँ पर जो जाएगी आपकी जो हाइड्रोजन हट जाएगी, यहाँ से आपकी हैलोजन हट जाएगी। इन दोनों कटने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसको बुलाया जाता है बीटा विलोपन। यदि एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध होने के कारण एक से अधिक प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो तो सामान्यतः एक एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनती है। इस प्रकार के प्रारूप को सर्वप्रथम रूस के रसायनक अलेक्जेंडर जेंटसेव, जिन्हें सेंटजेफ भी उच्चारित किया जाता है, ने परीक्षित किया। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को बोला था सेंटजेफ। उन्होंने 1875 में एक नियम प्रतिपादित किया जिसे निम्न प्रकार से संक्षेपित किया जा सकता है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट नियम, आप इसको याद करेंगे। उन्होंने कहा कि बी हाइड्रोजन के फलस्वरूप वह एल्कीन मुख्य रूप से निर्मित होती है जिसमें द्विक आवंदी कार्बन परमाणुओं पर एल्किल समूह की संख्या, अतः 2 ब्रोमो पेंटेन मुख्य उत्पाद के रूप में पेंट-2इन देता है। तो इसको हम इधर समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं, सेंटजेफ रिएक्शन क्या कहती है। तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बोला गया है, देखिए ये है आपके क्या हो जाएगा, अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा कार्बन, तो ये हो जाएगा ब्रोमीन, ये हो जाएगा बीटा कार्बन, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगी वो हो जाएगी बीटा हाइड्रोजन। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ से हटेगी आपके हाइड्रोजन, यहाँ से हटेगी ब्रोमीन। लेकिन यहाँ पर एक और चीज, अगर ये अल्फा कार्बन है तो ये बीटा हाइड्रोजन है, अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो देखिए आप इधर से इधर गए, लेकिन क्या इधर भी तो हो सकता है, ये भी तो बीटा हो सकता है, तो ये हाइड्रोजन भी तो बीटा हो सकती है। तो या तो आप यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दीजिए,
या फिर आप यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दीजिए। तो 2 प्रकार के बनेंगे, एक डबल बॉन्ड तो आपके यहाँ पर बन रहा है, एक डबल बॉन्ड बन रहा है आपके यहाँ पर। लेकिन सेंथेप ने क्या कहा था कि भैया वो अधिक मात्रा में निर्मित होगी जिसमें जो क्या है एल्किल समूह ज्यादा जुड़े हैं। आप इस वाली एल्किन से एक एल्किल समूह तो ये रहा और एक एल्किल समूह ये रहा, तो इसमें कितने एल्किल समूह जुड़ रहे हैं? 2। इस वाली एल्किन में देखेंगे आप, इस वाली एल्किन में तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और केवल एक ही एल्किल समूह जुड़ रहा है, ये वाला। तो ये क्या होता है? कम मात्रा में, ये होता है आपके ज्यादा मात्रा में। तो यही बोला गया कि पेंट 2 इन बनेगी 81% और पेंट 1 इन बनेगी आपकी 19%, 19%। तो सेंथजेप का नियम ये कह रहा है कि जो आपके एल्किन बन रही है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा कार्बन के बीच में और जिसके पास में ये जो समूह है ए बी सी डी, तो ए बी और ए इनका जो योग होगा, जिसके पास ज्यादा योग होगा वो एल्किन ज्यादा मात्रा में बनेगी, जिसके पास एल्किल समूह का योग कम होगा वो कम मात्रा में बनेगी। यही सेंथजेप का नियम है, आप इसको याद कर सकते हैं। ये कई बार आपके जो जेईई मेन है एडवांस यहाँ तक की नीट और बोर्ड में तो पूछा ही जाता है अक्सर। सेकंड है आपके विलोपन बनाम प्रतिस्थापन। देखिए एक रासायनिक अभिक्रिया प्रतिस्पर्धा का परिणाम होती है जिसमें सबसे तेज दावक दौड़ जीतता है। अणुओं का एक समूह अधिकांशतः वह करने का प्रयास करता है जो कि उसके लिए सरल होता है। जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त एक एल्किल हैलाइड किसी क्षार अथवा नाविक रागी के साथ अभिक्रिया करता है तथा दो प्रतिस्पर्धात्मक पथ उपलब्ध होते हैं, प्रतिस्थापन SN1 तथा SN2 तथा विलोपन, तो किस पथ का चयन होगा? ये एल्किल हैलाइड की प्रकृति, क्षार नाविक रागी का आकार एवं सामर्थ्य तथा अभिक्रिया की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अतः एक बड़ा नाविक रागी क्षार के समान व्यवहार को प्राथमिकता देता है तथा चतुष्फलकीय कार्बन परमाणु के निकट जाने के स्थान पर एक प्रोटॉन का हरण करता है। यानी कि त्रिविम के कारण इस प्रकार से प्राथमिक एल्किल हैलाइड SN2 अभिक्रिया को प्राथमिकता देगा, द्वितीयक एल्किल हैलाइड की प्राथमिकता SN2 की होगी। अतः विलोपन की यह क्षार अथवा नाविक रागी की सामर्थ्य पर निर्भर करता है तथा तृतीयक एल्किल हैलाइड SN1 को प्राथमिकता देगा तथा विलोपन का ये कार्बोकेटाइन के स्थायित्व अथवा एल्कीन के अधिक प्रतिस्थापन पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है एक बार समझ लेंगे। ये बोला जा रहा है कि जो रिएक्शंस होती है ना वो एक तरीके की रैश होती है। तो रेस में क्या होता है? रेस में जो आपके क्या होते हैं अलग अलग प्रकार के जो धावक होते हैं वो जीतने का प्रयास करते हैं, जो पहले पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। तो यही रिएक्शन में होता है। अलग अलग प्रकार के जो समूह होते हैं क्या करते हैं? समूह वो करते हैं आपस में होड़ मचाते हैं कि मैं पहले बंद बना करके उत्पाद बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। तो जो यहाँ पर जो होड़ रहती है, होड़ के आधार पर कौन जीतता है, कौन उत्पाद बनाता है, ये उसकी जो क्या होती है आकृति होती है, आकार होती है, उसकी सामर्थ्य होती है, उसकी प्रकृति होती है, उस पर डिपेंड करता है। यही यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं विलोपन बनाम प्रतिस्थापन। तो ये रहा आपके विलोपन, ये रहा आपके प्रतिस्थापन। तो यहाँ पर आपको देखना है विलोपन होगा या प्रतिस्थापन होगा। देखिए CH3 CH3 अब यहाँ पर क्या करेंगे आप? या तो हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या होगा, क्या जुड़ेगा? यहाँ विलोपन होगा या प्रतिस्थापन होगा, ये आपको देखना है। तो ये देखने के लिए कुछ जो पैरामीटर्स होते हैं उसका हम आगे अध्ययन करने वाले हैं, किस प्रकार से होते हैं। तो चलिए आगे की रिएक्शंस में उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम पढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको पढ़ने वाले हैं। आगे बोला है धातुओं से अभिक्रिया। तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे आप हैलोजेंस की। तो अब हम पढ़ेंगे धातुओं से अभिक्रिया। अधिकांश कार्बनिक क्लोराइड, ब्रोमाइड तथा आयोडाइड कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कार्बन धातु आवंधिक यौगिक देते हैं। इस प्रकार के यौगिकों को कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। देखिए यहाँ पर नाम क्या है, कार्बन प्लस धातु, कार्बधात्विक यौगिक। जब कार्बन धातु के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इस प्रकार के यौगिकों को कार्बधात्विक यौगिक कहा जाता है। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड RMGX कार्बधात्विक यौगिकों का एक मुख्य वर्ग होता है। इसकी खोज विक्टर ग्रीनियर ने 1900 में की थी। इसे ग्रीनियर अभिक्रियक कहा जाता है या फिर ग्रीनियर अभिकर्मक कहा जाता है। इसको इंग्लिश में शॉर्ट में लिखा जाता है GR, ग्रीनियर रीजेंट। यह अभिक्रिया हेलोजन एल्केन की शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो देखिए ग्रीनियर अभिक्रिया क्या होती है, आप इसको याद करेंगे एक बार। क्या होता है? देखिए हेलो एल्केन की रिएक्शन कराई जाएगी मैग्नीशियम के साथ में, काय की उपस्थिति में, शुष्क की तरह की उपस्थिति में। तो इससे मिलता है आपको RMGX, जिसको बुलाता है RMGX। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम क्या है? धातु के साथ R क्या है? R है आपके एल्किल समूह। R में क्या हुआ? कार्बन। तो ये कार्बन और धातु का जो बंध होता है ना, इसको बुलाता है कार्बधात्विक बंध। इसको बुलाता है RMGX, इसको बुलाता है ग्रीनियर अभिकर्मक। तो R की जगह क्या हो जाएगा? CH3 CH2 और Mg, और X की जगह जाएगा आपके हैलोजन, यह जाएगा आपके ग्रीनियर अभिकर्मक। ग्रीनियर अभिकर्मक में मैग्नीशियम कार्बन मैग्नीशियम बंध सहसंयोजक का बंध होता है। तो ये जो कार्बन और मैग्नीशियम का बंध है वो जाएगा सहसंयोजक का बंध होता है, परंतु विद्युत धनी मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने के कारण यह बंध अत्यधिक ध्रुवीय होता है। लेकिन मैग्नीशियम की प्रवृत्ति क्या है भैया? ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है, तो उसकी वजह से अत्यधिक ध्रुवीय होता है। मैग्नीशियम तथा हैलोजन बंध आवश्यक रूप से आयनिक होता है। ये वाला तो हो जाएगा आयनिक, मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच का बंध है। तो ग्रीनियर अभिकर्मक अत्यधिक क्रियाशील होते हैं तथा किसी भी स्रोत से प्राप्त प्रोटॉन से अभिक्रिया कर हाइड्रोकार्बन देते हैं। यहाँ तक कि जल, अल्कोहल तथा एमीन से भी इन्हें संगत हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त अम्लीय होते हैं।
अब RMGX की आप जल्द सी रिएक्शन कराएंगे HOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है, आप यहाँ पर देखेंगे HOH के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाता है, तो MgX और OH अलग हो जाता है यहाँ से और आपको RH प्राप्त हो जाता है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो विक्टर ग्रीनियर कौन थे, इसके बारे में आप पढ़ लेंगे एक बार, विक्टर ग्रीनियर के बारे में इस वाले टॉपिक्स आप पढ़ लेंगे, किस प्रकार से उन्होंने अपना काम किया था। तो अतः ग्रीनर अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया के समय यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अम्लीय होते हैं। अतः ग्रीनर अभिकर्मक के साथ तो अभिक्रिया के समय लेस मात्रा नमी को भी निकालना आवश्यक है। वहीं दूसरी ओर एल्किल हैलाइड को हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने के लिए से एक विधि माना जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपने ये बताया जा रहा है कि जो रिएक्शन थी यहाँ पर शुष्क ईथर क्यों लिया जा रहा है। अगर आप यहाँ पर नमयुक्त ईथर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, नमयुक्त ईथर लेते ही यहाँ पर आपको मिल जाएगा RH और हमको यहाँ पर ग्रीनर अभिकर्मक मिलेगा ही नहीं, इसलिए क्या किया जाता है, इस जो नमी होती है उसको निकाल दिया जाता है। सेकंड है आपके बुर्ज अभिक्रिया। बुर्ज अभिक्रिया एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन से, आप इसको शायद कक्षा 11th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और पढ़ लेते हैं। एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर में सोडियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, जिनमें मूल हैलाइड में उपस्थित कार्बन परमाणु से दुगने कार्बन परमाणु होते हैं। सभी क्रिया को बुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। देखिए एल्किल हैलाइड सोडियम यहाँ पर आता है आपके शुष्क ईथर से रिएक्शन कराएंगे तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, R बनेगा, एक और R बनेगा, दोनों R मिलकर के बना लेंगे R, तो ये हो जाएगा। इस प्रकार की अभिक्रिया को कहा जाता है बुर्ज रिएक्शन। ये आप ऑलरेडी कक्षा 11th में पढ़ चुके हैं, क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे हेलो एरिन्स की अभिक्रियाएं। हेलोरीन किस प्रकार की रिएक्शंस दर्शाती हैं, देखिए नाभिक रागी प्रतिस्थापन एरिल हैलाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति निम्नलिखित कारणों से कम क्रियाशील होते हैं। तो वो कौन से कारण है, देखिए अनुनाद प्रभाव पहला आ जाएगा। अनुनाद प्रभाव देखिए हेलो एरिन्स में हैलोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युगल वलय के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्म में होते हैं तथा निम्नलिखित अनुनादी संरचनाएं संभव है। क्लोरीन के पास में क्या है, आपके एकाकी इलेक्ट्रॉन, वो क्या करता है बेंजीन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों के यहाँ से उधार मांग लेगा। उधार मांगने की वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर, यहाँ से आने के बाद में इनमें हो जाते हैं अनुनाद होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर दिख रहे हैं ना, वो यहाँ के नहीं होते, वो बेंजीन वाले में घूमते रहते हैं और अनुनाद की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो आप ऐसा अगर इसकी संरचना लिखते समय आप सोचेंगे कि भाई हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बच रहे हैं, उनको काम में ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। ये क्या होता है, अनुनाद में घूमते रहते हैं। अनुनाद में घूमने की वजह से जो हेलोजन और क्लोरीन का जो बंध होता है ना, मतलब हेलोजन और कार्बन का बंध होता है, वो क्या होता है, डबल बॉन्ड जैसी उसमें प्रवृत्ति पाई जाती है। तो अनुनाद के कारण कार्बन क्लोरीन आबंध में आंशिक द्विआबंध के गुण आ जाते हैं। देखिए यही हम बोल रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप हेलोजन की तुलना में हेलोरीन में आबंध विदलन अपेक्षाकृत कठिन होता है। अतः ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होती है। तो ये कारण आप याद करेंगे। कारण क्या होता है, इनके बीच में आंशिक द्विबंध आ जाता है, काय की वजह से आ जाता है, अनुनाद प्रभाव की वजह से। सेकंड रीजन ये है कि CX आबंध में कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर। देखिए हेलो एल्केन में हेलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु sp3 संकरित होता है, जबकि हेलोरीन में हेलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन परमाणु sp2 संकरित होता है। तो ये कार्बन परमाणु क्या था, आपके sp3 संकरित, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपके sp2 संकरित कार्बन और sp2 संकरित कार्बन क्या होता है, समतलीय होता है। और ये कैसा होता है, चतुष्फलकीय। तो समतलीय और चतुष्फलकीय में तो बहुत अंतर हो जाता है फिर। देखिए अधिक S गुणयुक्त sp2 संकरित कार्बन अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है तथा हेलो एल्केन में कम S गुणयुक्त sp3 संकरित कार्बन परमाणु की तुलना में CX आबंध के इलेक्ट्रॉन युगल को अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ता से थाम सकता है। अतः हेलो एल्केन में कार्बन क्लोरीन आबंध की लंबाई 177 पिकोमीटर है, जबकि हेलोएरिन में 169 पिकोमीटर है। चूंकि लंबे बंध की तुलना में छोटे बंध को तोड़ना कठिन होता है, अतः नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में हेलो एल्केनों की तुलना में हेलोएरिन कम क्रियाशील होते हैं। तो सेकंड कारण क्या होता है भैया, कार्बन और जो क्या होता है आपके हेलोजन, इसके बीच का जो बंध होता है ना आपके हेलोएरिन में, वो क्या होता है, बंध की लंबाई होती है बहुत ही छोटी और ये होता है मजबूत होने की वजह से इसको आप आसानी से नहीं तोड़ पाएंगे। जब आप इसको आसानी से नहीं तोड़ पाएंगे तो भैया फिर रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। इस बंध को तोड़ोगे आप जब भी तो रिएक्शन हो पाएगी। तरह की फेनिलदनाइन का अस्थायित्व, देखिए स्व आयनन के फलस्वरूप हेलोएरिन से बना फेनिलदनाइन अनुनाद के द्वारा स्थायी नहीं हो पाएगा, तो SN1 क्रियाविधि की संभावना समाप्त हो जाती है। चूंकि हम वहां पर देखते हैं जब SN1 रिएक्शन हो रही थी तो क्या बन रहा था, हमारे पास में क्या बन रहा था, कार्बोकैटायन यानी कार्बन के पास में प्लस आ जाएगा। लेकिन अब सेम प्रोसेस आप यहाँ पर करोगे, आप बेंजीन के ऊपर क्या कर दोगे, धनायन ला दोगे। तो कार्बन के ऊपर आप धनायन लाओगे, अगर आप यहाँ पर बेंजीन पर धनायन लाओगे तो वो क्या होता है, स्थायी होता है। स्थायी होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो रिएक्शन संभव ही नहीं हो पाएगी। चौथा है कि संभावित प्रतिकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन धनी नाभिक रागी के इलेक्ट्रॉन धनी एरीन की ओर जाने की संभावना कम होती है। तो प्रतिकर्षण भी यहाँ पर एक वजह होता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है कि हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। तो ये रिएक्शन भैया, ये रिएक्शन नहीं दर्शा रही है, SN1 रिएक्शन नहीं दर्शा रही, तो कौन सी रिएक्शन से दर्शाती है, तो हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन होता है। किस प्रकार से होता है, देखिए 623 केल्विन ताप तथा 300 वायुमंडलीय दाब पर जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में परिवर्तित कर सकते हैं।
तो ये रही आपकी क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, NaOH ले लेंगे आप, जलीय NaOH H+, उसी की वजह से 623 केल्विन तापमान, 300 atm दाब, इससे बन जाता है आपके फिनॉल। ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आयनन समूह NO2 उपस्थित होने पर हेल्वेरिन की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ऑर्थो और पैरा स्थिति पर यदि आपके NO2 समूह क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं, NO2 समूह को बोलते हैं आप खींचू समूह। ये क्या करता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का कार्य करता है। यहाँ पर NO2 आ जाएगा पैरा स्थिति पर, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। खींचने की वजह से यहाँ पर क्लोरीन पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH बड़ी आसानी से जुड़ जाएगा। यदि आप इसको और टू की जगह क्या करेंगे, और तो पैरा दोनों पर लगा देंगे तो ये और तेज हो जाएगा। अगर तीनों जगह लगा देंगे, और तो पैरा दोनों और तो स्थिति पर और पैरा पर, तो और ये तेज हो जाएगा। जब NO2 समूह और तो तथा पैरा स्थितियों पर जुड़ा होता है तब ये प्रभाव अधिक प्रबल होता है। तथापि इलेक्ट्रॉन अपने समूह के मेटा स्थिति पर जुड़े होने की स्थिति में एल्वेरिनों की अभिक्रियाशीलता पर कोई प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता है। अभिक्रिया की क्रियाविधि को निम्न प्रकार से आरेखित किया जा सकता है। तो किस प्रकार से आरेखित होती है, जब आप ऑर्थो समूह पर क्या कर दोगे, आप यहाँ पर क्या कर देंगे, NO2 समूह जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो आपका अनुनाद होता है उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। तो कुछ इस प्रकार से इस पर अटैक होता है। अटैक होने की वजह से कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ये जुड़ जाएगा OH, ये जुड़ गया, ये माइनस यहाँ जाएगा, फिर इधर बॉन्ड में, बॉन्ड के बाद घूमता रहेगा, अनुनाद हो जाएगा। अनुनाद होने की वजह से कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा, मध्यवर्ती मिल जाएगा इस प्रकार का। फिर तीव्र चरण में क्या होता है, यहाँ पर क्या क्या किया जाता है, आपके जो OH होता है वो अटैक कर देता है इस जगह पर और यहाँ पर जुड़ जाता है। और ये होता है आपके धीमा चरण। धीमे चरण में क्या होता है, कुछ इस प्रकार की रिएक्शन स्पीड पॉसिबल हो पाती है, लेकिन वो नहीं हो पाती, जनरली ये नहीं हो पाता है। तो ये इस वाले के लिए ये अभिक्रिया, इसके लिए एक अभिक्रिया, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से अभिक्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पर आपको बोलना है कि आप विचार कर सकते हैं कि NO2 समूह ऑर्थो तथा परिस्थिति पर ही प्रभाव क्यों दर्शाता है, मेटा पर क्यों नहीं। आपको बोला जा रहा है इसको मेटा पर लगा देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी, तो उसी को हम पढ़ते हैं। देखिए जैसा कि दर्शाया गया कि ऑर्थो तथा परिस्थिति पर नाइट्रो समूह की उपस्थिति से बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। फलतः हेल्वेरिन पर नाभिक रागी का आक्रमण सरल हो जाता है। इस प्रकार बना कार्बन आयन अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। हैलोजन प्रतिस्थापी के स्थान से ऑर्थो एवं परिस्थितियों पर स्थित कार्बनों पर उत्पन्न ऋणावेश NO2 के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। जबकि मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में एक भी संरचना इस प्रकार की नहीं होती जिसमें NO2 समूह की उपस्थिति वाले कार्बन परमाणु पर ऋणावेश हो। तो आप देख सकते हैं मेटा वाले में तो एक भी नहीं है, यहाँ पर जो संरचना है उनमें। अतः मेटा स्थिति पर उपस्थित नाइट्रो समूह ऋणावेश को स्थायित्व प्रदान नहीं करता तथा मेटा स्थिति पर उपस्थित NO2 समूह का अभिक्रियाशीलता पर कोई प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता है। तो ये आपके रीजन है कि यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पर ही काम क्यों करता है, मेटा पर काम क्यों नहीं करता। अब सेकंड प्रकार की अभिक्रिया आ गई आपकी, वो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, चलिए पढ़ते हैं। हेलोएरिन बेंजीन की तरह सामान्य इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जैसे कि हेलोजन, नाइट्रोकरण, सल्फोनेशन तथा फिडेलक्राफ्ट अभिक्रियाएं आदि अभिक्रियाएं देती हैं। हेलोजन परमाणु के आंशिक निष्क्रियक होते हुए भी इसका ऑर्थो तथा पैरा निर्देशककारी प्रभाव होता है। अतः अगला प्रतिस्थापन हेलोजन के स्थान से ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर होता है। हेलोजन के ऑर्थो एवं पैरा निर्देशक प्रभाव को अनुनाद संरचनाओं की ओर ध्यान देकर आसानी से समझ सकते हैं कि हेलोजन का जो प्रभाव होता है, एक तो या तो ऑर्थो रहेगा या फिर पैरा रहेगा, यही बताया जा रहा है आपको। तो यहाँ पर जो अधिकतर रिएक्शंस होती हैं इसकी ऑर्थो पैरा होती हैं। अनुनाद के कारण मेटा स्थिति की तुलना में ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक बढ़ जाता है। अतः -I प्रभाव के कारण हेलोजन परमाणु की प्रकृति बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की होती है, इसलिए बेंजीन की तुलना में वलय कुछ मात्रा में निष्क्रियक हो जाती है। अतः हेलोएरिन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मंद होती हैं तथा बेंजीन की तुलना में अधिक उग्र परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। तो ये आपके एल्वेरिन, इस पर आप क्या करेंगे, क्लोरीन जोड़ देंगे निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में। या तो आपके मतलब ऑर्थो पर जुड़ता है ये, या फिर जुड़ता है पैरा पर। तो ये जाएगा आपके 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन होता है मुख्य। देखिए ये आ जाएगा अल्फा, पैरा वाला ज्यादा मात्रा में बनता है। अगर आप नाइट्रीकरण करेंगे, नाइट्रीकरण में क्या हो जाएगा, HNO3 और सांद्र H2SO4 ले लोगे तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पैरा पर कम, मतलब पैरा पर ज्यादा बनता है, यहाँ पर ऑर्थो पर कम बनता है। ये मुख्य हो जाएगा, ये अल्फ हो जाएगा। सल्फोनेशन में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेकर के गर्म कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप कुछ इस प्रकार से ये बन जाएगा मुख्य उत्पाद, ये हो जाएगा अल्फ उत्पाद। सेकंड है फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। फिडेलक्राफ्ट क्या होता है, निर्जल HCl3 की उपस्थिति में होता है। यह जाएगा आपके ऑर्थो वाला और ये पैरा वाला। तो पैरा वाला होता है मुख्य, ऑर्थो वाला होता है कम। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे आप ये पूरा की पूरा जुड़ जाता है। फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हैं किस प्रकार से होता है। यहाँ से Cl को हटाओ, इसको यहाँ पर जोड़ दो, और यहाँ से Cl को हटाओ और इसको यहाँ पर जोड़ दो, कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए ये बनता है अल्फ, ये बनता है मुख्य, पैरा वाला बनेगा मुख्य, ऑर्थो वाला बनेगा अल्फ। आप याद कर लेंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप एक बार इनको रीडिंग लगा लें, कोई समस्या हो तो हमसे कमेंट करके पूछ लें।
धातुओं के साथ अभिक्रिया। तीसरा है आपके धातुओं के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। तो हमने पढ़ा यहाँ पर जो आपके हेलो एल्केन्स थे वो क्या बना रहे थे, कार्ब धात्विक यौगिक बना रहे थे, RMGX बना रहे थे, ग्रीन एयर अभिकर्मक बना रहे थे। ये क्या करते हैं देखिए, तो सबसे पहले ये आपकी बुर्ज-फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है देखिए, एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड का मिश्रण सोडियम के साथ उसकी तरह की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल एरीन देता है तथा इसे बुर्ज-फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। हमने बुर्ज रिएक्शन पढ़ ली, हमने फिटिंग रिएक्शन। देखिए फिटिंग रिएक्शन क्या होती है, पहले फिटिंग पढ़ते हैं आप। फिटिंग अभिक्रिया, एरिल हैलाइड भी शुष्क ईथर में सोडियम के साथ अभिक्रिया द्वारा सजातीय यौगिक देते हैं जिसमें से दो एरिल समूह परस्पर जुड़े रहते हैं, इसे फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। सेम जो बुर्ज रिएक्शन में क्या आता है आपके यहाँ पर आर की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा एरिल, तो ये आ जाएगी आपके बुर्ज रिएक्शन। और जब आप बुर्ज और फिटिंग दोनों को मिला दोगे तो ये आ जाएगी बुर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो ये आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। यहाँ पर आपके कुछ प्रश्न दे रखे हैं, एक बार आप इनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद कोई समस्या हो तो हमसे पूछ सकते हैं आप। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक वो है आपके पॉली हैलोजन यौगिक। पॉली यानी कि बहुत सारे हैलोजन जिसमें जुड़े हुए वो आ जाएंगे पॉली हैलोजन यौगिक। तो पॉली हैलोजन यौगिक को हम पढ़ते हैं। आपको बोला है कि एक से अधिक हैलोजन परमाणु युक्त यौगिक सामान्यतः पॉली हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। इनको बोला है कि इनमें से अनेक यौगिक उद्योगों तथा कृषि में उपयोगी होते हैं। इस खंड में कुछ महत्वपूर्ण पॉली हैलोजन यौगिकों का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहला है आपके डाइक्लोरोमेथेन, जिसको बोलेंगे मैथिलीन क्लोराइड। तो ये क्या होते हैं देखिए भाई, डाइक्लोरोमेथेन का अत्यधिक उपयोग विलायक के रूप में, पेंट अपनेन में, एरोशेल में प्रणोदक के रूप में तथा औषध निर्माण की प्रक्रिया में विलायक के रूप में होता है। ये इसके उपयोग आप इसको याद कर लेंगे। ये धातु की सफाई एवं फिनिशिंग विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है। मेथिलीन क्लोराइड मनुष्यों के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाता है। वायु में मेथिलीन क्लोराइड की थोड़ी सी मात्रा के संपर्क में आने के प्रभाव से श्रवण एवं दृश्य क्षमता में आंशिक क्षीणता आती है। ये इसके नुकसान है। मेथिलीन क्लोराइड की वायु में अधिक मात्रा के प्रभाव से चक्कर आना, मितली आना, हाथ पैर की उंगलियों में सनसनी एवं जड़ता आदि लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। मनुष्यों में मेथिलीन क्लोराइड के त्वचा के सीधे संपर्क में आने पर तीव्र जलन तथा हल्का लालपन आ जाता है। आंखों से सीधा संपर्क कॉर्निया जला सकता है। तो दिस इज द मतलब ये ह्यूमंस के लिए बहुत ही घातक है। तो यहाँ पर इसके क्या बता रखे हैं आपके, यहाँ पर इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हमको बता रखे हैं, नुकसानदायक प्रभाव। सेकंड है आपके ट्राइक्लोरोमेथेन या जिसको बुलाता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है देखिए, रासायनिक रूप से क्लोरोफॉर्म का उपयोग वसा, एल्केलॉइड, आयोडीन तथा अन्य पदार्थों के लिए विलायक के रूप में होता है। वर्तमान में क्लोरोफॉर्म का प्रमुख उपयोग फ्रेयन प्रशीतक यानी कि R22 बनाने में होता है। इससे पहले इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में निषेधक के रूप में होता था, परंतु अब इसके स्थान पर ईथर जैसे कम विषैले एवं अधिक सुरक्षित निषेधकों को उन्होंने ले लिया है। आप आगे आपको बोला है कि निषेधक के रूप में इसके उपयोग को देखते हुए यह अपेक्षित है कि क्लोरोफॉर्म को सूंघने से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अवनमित हो जाता है। वायु के प्रति 10 लाख भाग में 900 भाग क्लोरोफॉर्म यानी कि 900 भाग प्रति 10 लाख, जिसको आप बोलते हैं ppm। ppm में बहुत कम समय तक सांस लेने से चक्कर, थकान जहां एवं सिर दर्द हो सकता है। क्लोरोफॉर्म के दीर्घकालिक संपर्क यानी कि एक्सपोजर से यकृत का जहां क्लोरोफॉर्म पॉइजन में उपचारित होती है एवं वृक्क बोलते हैं किडनी, वृक्क का क्षय हो सकता है, आपकी किडनी खराब हो सकती है तथा कुछ व्यक्तियों की त्वचा क्लोरोफॉर्म में डूबी रहने पर उसमें घाव हो जाते हैं। तो ये त्वचा के लिए भी हानिकारक है। क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर अत्यधिक विषैली गैस कार्बोनिल क्लोराइड बनाती है, जिसे पॉइजन कहते हैं। पॉइजन का मतलब है मर जाना, जहरीली गैस है। इसको युद्ध में काम में लिया जाता था, हिटलर की सेना काम में लेती थी पुराने जमाने में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, जिसने लाखों सैनिकों की जान ले ली। इसलिए भंडारण के लिए इसे पूर्णतः भरी हुई रंगीन बोतलों में रखा जाता है ताकि उसमें वायु ना रहे। देखिए क्या होता है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, जैसे ही वायु के संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में आने पर क्या हो जाता है या फिर प्रकाश के संपर्क में आता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत होकर के बना लेता है पॉइजन। पॉइजन को जिसने सूंघ लिया वो मर जाता है। तो अगर मान लीजिए आप किसी मरीज को क्लोरोफॉर्म सूंघा रहे हैं और सूंघाने के तुरंत दौरान वो वायु के संपर्क में आ जाए तो पॉइजन बन गई। पॉइजन बनने की जगह आपको उसको बेहोश करना था, बेहोश होने की जगह वो मर गया, तो ये तो बहुत ही गलत हुआ। तो पुराने जमाने में जो ऑपरेशन होते थे उसमें ये दिक्कत आती थी, फिर डॉक्टर ने क्या किया, क्लोरोफॉर्म को बिल्कुल हटा दिया। आजकल उसकी जगह कुछ और चीजों को लेते हैं बेहोश करने के लिए। सेकंड है आपके ट्राई आयोडोमेथेन या जिसको बुलाता है आयोडोफॉर्म। व्हाट इज आयोडोफॉर्म आप देखेंगे, इसका उपयोग प्रारंभ में पूतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था, परंतु आयोडोफॉर्म का ये पूतिरोधी गुण आयोडोफॉर्म के कारण स्वयं नहीं बल्कि मुक्त हुए आयोडीन के कारण होता है। इसकी अरुचिकर गंध के कारण अब इसके स्थान पर आयोडीन युक्त अन्य दवाओं का उपयोग किया जाता है। देखिए पहले इसको क्या किया जाता था, पूतिरोधी टिंचर, यानी कि जब किसी को क्या चोट लग जाती थी तो डॉक्टर जो लाल दवाई लगाता था वो यही होती थी आयोडोफॉर्म, लेकिन आजकल इसकी जगह कुछ और को काम में लिया जाने लगा है। सेकंड है टेट्राक्लोरोमेथेन, जिसको बोलेंगे आप कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको बुलाता है CCl4। सब लोग जानते हैं इसको क्या होता है ये।
इसकी अत्यधिक मात्रा में उत्पादन प्रशीतक बनाने तथा एरोसोल कैन के लिए प्रणोदक के उत्पादन करने में के लिए किया जाता है। ऐसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा अन्य रसायनों के उत्पादन में भी फीडल स्टॉक की तरह एवं औषध उत्पादन तथा सामान्य विलायक की भांति प्रयुक्त किया जाता है। 1960 के मध्य तक ये उद्योगों में ग्रीस को साफ करने वाले द्रव तथा घरों में दाग धब्बे हटाने वाले द्रव एवं अग्निशामक के रूप में बहुतायत से प्रयुक्त होता था। इस प्रकार के कुछ प्रमाण है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के उद्वासन यानी कि एक्सपोजर द्वारा मनुष्यों को यकृत का कैंसर हो जाता है। तो भैया ये तो बहुत ही बुरी बात है, मनुष्यों का जो लीवर खराब हो जाएगा इसकी वजह से, तो इसको काम में क्यों लेंगे। इसके कुछ प्रमुख प्रभाव हैं चक्कर आना, सिर का हल्कापन, मितली तथा उल्टी आना आदि, जिससे तंत्रिका कोशिकाओं में स्थायी क्षति हो सकती है। गंभीर स्थिति में यह प्रभाव शीघ्रता से मूर्छा, गहरी नींद, बेहोशी अथवा मृत्यु ला सकता है। यहाँ से मौत भी हो सकती है, तो उसको क्यों काम में लेंगे। तो CCl4 के उद्वासन से हृदय गति अनियमित हो सकती है अथवा रुक जाती है। आंखों के संपर्क में आने पर इस रसायन से जलन उत्पन्न होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड वायु में निर्मुक्त होने पर ऊपरी वायुमंडल में पहुंच जाती है और ओजोन परत को क्या कर देती है, विरल बना देती है, उसको नुकसान पहुंचा देती है। ओजोन परत के विरलीकरण से मनुष्यों का पराबैंगनी किरणों से उद्वासन बढ़ जाता है, जिससे त्वचा का कैंसर, आंखों की बीमारियां तथा विभिन्न प्रकार की प्रतिरक्षा प्रणालियों में विदारण उत्पन्न होना संभव है। देखिए आप लोग पहले भी जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है 11th क्लास में उसमें पढ़ चुके हैं, ओजोन परत किस प्रकार से क्षय होती है। हमने उस पर एक वीडियो बनाई है, आप वहां पर आप इसको देख सकते हैं। तो क्या होता है, ये बहुत ही नुकसान पहुंचाती है मनुष्यों को और वायुमंडल को, इसलिए इसका उपयोग भी आजकल सीमित कर दिया गया है। सेकंड है प्रियोन्स। प्रियोन्स को आप ऑलरेडी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है आपके पर्यावरणीय रसायन उसमें पढ़ चुके हैं, एक बार और पढ़ते हैं। मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो युक्त संयुक्त रूप से प्रियोन कहलाते हैं। ये अत्यधिक स्थायी, निष्क्रिय तथा निरावेशी यानी कि नॉन टॉक्सिक, असंसारक, नॉन कोरोसिव, इसको इंग्लिश वर्ड नहीं है इसके, तथा आसानी से द्रवित हो सकने वाली गैसें हैं। आप समझ सकते हैं असंसारक, कुछ भी नुकसान नहीं होगा, निरावेशी, नॉन टॉक्सिक यानी कि जिसमें कोई विष ना हो। प्रियोन 12 जिसको बोला जाता है आपके CF2Cl2 उद्योगों में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले सामान्य प्रियोनों में से एक है। इसका उत्पादन स्वार्ट्ज अभिक्रिया द्वारा टेट्राक्लोरोमेथेन से किया जाता है। ये एरोसोल, प्रणोदक, प्रशीतक अथवा वायु शीतलन में उपयोग करने के लिए उत्पादित किए जाते हैं। 1974 तक विश्व में प्रियोन का वार्षिक उत्पादन 20 करोड़ पाउंड तक था। अधिकांश प्रियोन यहाँ तक कि प्रशीतन में काम आने वाले भी वायुमंडल से होते हुए सौममंडल में विस्तृत हो जाते हैं। सौममंडल में प्रियोन मूलक श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ कर देते हैं तथा प्राकृतिक ओजोन संतुलन को नियंत्रित कर देते हैं। इसको आप ऑलरेडी कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 14 पर्यावरणीय रसायन, जहां पर हमने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ से कई बार प्रश्न आए हैं जेईई मेन में, नीट में और एडवांस में, प्रियोन्स किस प्रकार से आपके नुकसान पहुंचाते रहे हैं। अब ये है एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड, आप इसको याद करेंगे बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से भी, नीट, जेईई मेन और एडवांस की दृष्टि से ये अक्सर यहाँ से प्रश्न आते रहे हैं। एक बार तो आप इस नाम को याद कर लें, यहाँ से बहुत बार प्रश्न आए कि इसकी संरचना क्या होगी। तो नाम है आपके पैराडेस डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। तो क्या देखिए पैराडेस पर पैराडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल, ये क्या है डाइफेनिल। पैराडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो, 1 2 और 3 ट्राइक्लोरो, और ये क्या है एथेन, यहाँ पर 2 कार्बन। तो ये इसका नाम देखिए, आपको बोला कि प्रथम क्लोरीनीकृत कार्बन कीटनाशी DDT मूलतः 1873 में बनाया गया था। इसको शॉर्ट में बोला जाता है DDT। लेकिन इसके कीटनाशी प्रभाव की खोज 1939 में स्विट्जरलैंड के गिगी औषधालय के पॉल मूलर ने की थी। इस खोज के लिए पॉल मूलर को 1948 में चिकित्सा एवं शरीर क्रिया विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत इसका उपयोग विश्व स्तर पर तेजी के साथ बढ़ा, क्योंकि ये मुख्यतः मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों तथा टाइफस बाघ जंतुओं को समाप्त करने में प्रभावकारी होती है। 1940 के अंत में DDT के अत्यधिक उपयोग के कारण उत्पन्न होने वाली समस्या उभरने लगी। कीटों की अनेक प्रजाति DDT के प्रति प्रतिरोधकता विकसित कर ली तथा ये मछलियों के लिए अति विषैली सिद्ध हुई। DDT के अत्यधिक रासायनिक स्थायित्व तथा इसकी वसा में विलेयता ने समस्या को और जटिल बना दिया। DDT का शीघ्रता से अपचयन नहीं होता, अपितु ये बसी ऊतकों में एकत्र तथा संग्रहित हो जाती है। यदि अंतर्ग्रहण लगातार स्थायी गति से होता रहा तो जंतुओं में DDT की मात्रा समय के साथ बढ़ती जाती है। संयुक्त राज्य में 1973 में DDT पर प्रतिबंध लगा दिए, संयुक्त राज्य यानी कि USA अमेरिका में। परंतु विश्व के अनेक स्थानों पर इसका उपयोग आज भी हो रहा है, कहीं कहीं पर हो रहा है। देखिए DDT हमारे यहाँ पर खाए में काम में लिया था, मच्छरों को मारने के काम में पुराने जमाने में बहुत लिया जाता था। लेकिन क्या हुआ, मच्छर भी अब बहुत समझदार हो गए तो क्या होता था, उन पे कोई असर ही नहीं होता DDT का, वो भी नाचने लग जाते, जैसे DDT डालोगे वो नाचने लग जाएंगे। तो आजकल इसका उपयोग इंडिया में बंद कर दिया है।
तो इस प्रकार से जो हमारा चैप्टर था आपके हेलो एल्केन्स तथा हेलोवेरिन्स कंप्लीट हुआ। तो आशा करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो आगे आप नेक्स्ट किस चैप्टर की वीडियो पाना चाहते हैं हमको कमेंट करके जरूर बताएं। और आप ऐसी ही वीडियोज पाना चाहते हैं, जैसे इस प्रकार की और वीडियोज देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें आपको यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहां पर आपको यदि कोई क्वेरी हो तो आप हमको वहां पर पूछ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक यू।